हालिया दिनों में लोकसभा इंतखाबात इख्तिताम हुए आज वही 4 जून के रिजल्ट से। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो 5 इंतखाबी सीट्स, लोकसभा इंतखाबी सीट्स थे, उनमें नताइज जो है अभी सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन ये डिक्लेयर ऑलमोस्ट हो चुका है कि नॉर्थ कश्मीर से, जहां पर उमर अब्दुल्ला कॉन्टेस्ट कर रहे थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कॉन्टेस्ट कर रहे थे एमपी सीट के लिए, और वहां पर एक स्पाइक, एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आया जब वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद जो इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनिंग कैंडिडेट, दो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। वही श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर से आगा सईद रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनिंग कैंडिडेट। सिमिलरली साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, अनंतनाग राजौरी सेगमेंट की, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनिंग कैंडिडेट। और जम्मू की अगर हम बात करें और उधमपुर की, तो जम्मू से जुगल किशोर इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनर, और उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनर। तो क्या कुछ आज वोटिंग के हवाले से पूरे दिन गुजरा। थ्रू आउट द कैंपेनिंग सेशन हमारी जो कश्मीर लाइव की टीम थी वो रीच आउट किया, उन्होंने कैंडिडेट्स के साथ बात की, उनके साथ इंटरेक्शन की और जाना लोगों का क्या मूड था और उनकी क्या स्ट्रेटजी रही लोकसभा इंतखाबात के हवाले से। तो आज के दिन के हवाले से भी मुसलसल सुबह से ही हमारी टीम जो है हर जगह पे मौजूद रही और लोगों से बात की। हमने दिन में इंजीनियर रशीद के फर्जंद जो है अबरार रशीद, उनसे भी बात की, और आज उनका ये कहना कि वो कंटिन्यू करेंगे पार्टी को लुक आफ्टर करेंगे जब तक तो उनके वालिद जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे। क्या कुछ आज दिन के मामलात रहे। मेरे साथ है यहाँ पर शादाब गिलानी, सईद शादाब गिलानी, जो मेरे फेलो कुलीग है कश्मीर लाइफ में। शादाब, आपने थ्रू आउट इस कैंपेनिंग के दौरान आपने बात की कैंडिडेट्स के साथ, लोगों के साथ, तो क्या कुछ लगा आपको कि लोगों के किस तरीके के मिजाज थे जब आपने लोगों से इंटरेक्ट किया। देखिए जहांगीर साहब, ये इलेक्शन जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो काफी मुख्तलिफ था। इससे पहले हमने हर बार देखा होगा, आपने भी देखा, हम सब देखते थे कि लोकसभा इंतखाबात पे इतना फोकस नहीं रहता था कश्मीर का, लेकिन इस बार सिनेरियो डिफरेंट था, माहौल अलग था, क्योंकि लोगों का कहना था या जो कैंडिडेट्स थे उनका कहना था कि हमारी असेंबली पहले काफी एम्पावर्ड थी, काफी पावरफुल असेंबली थी, लेकिन अब ये यूटी बन गई तो इसकी असेंबली में वो फैसले नहीं लिए जा सकते। तो इसलिए लोकसभा इंतखाबात पे काफी जोर दिया गया। लोकसभा के जो पोल्स थे, कैंडिडेट्स जो थे वो लोगों को कहते थे कि आप बाहर आए और वोट डालें, और उसी का नतीजा हमने देखा कि वोटिंग जो परसेंटेज है वो काफी रेज हुई। चाहे फिर हम देखें सेंट्रल कश्मीर में, श्रीनगर में भी तकरीबन 40% वोट पड़े, साउथ कश्मीर में 50 to 60%, 50 to 60%, नॉर्थ कश्मीर में भी। तो सिनेरियो डिफरेंट था, साइलेंस थी कहीं ना कहीं, कुछ लोग बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन हाँ एक ऐसा माहौल था कि जिसमें समझ आता था, जब हम जाते थे कैंपेनिंग के टाइम पे तो समझ आता था कि हाँ इस बार लोग जो है वो कसीर तादाद में निकलेंगे और वोट डालेंगे, और वही वोट जो हमने देखा आज उनका नतीजा सामने आ रहा है। जैसा कि आपने पहले फरमाया कि माहौल डिफरेंट था, कहीं हमें लगा था कि कुछ कैंडिडेट्स शायद इमर्ज हो रहे हैं लेकिन इस लेवल पे नहीं आएंगे, और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने इंजीनियर रशीद के तौर पे है। तो इंजीनियर रशीद जो है नॉर्थ कश्मीर में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हरा रहे हैं, जेल कैंडिडेट है, जेल में पिछले 5 साल से बंद है। तो इस बार का इलेक्शन जो था काफी डिफरेंट देखा हमने, क्योंकि इसकी कैंपेनिंग डिफरेंट थी। ये कैंडिडेट्स का कहना था कि 5 साल के बाद हमें मौका मिल रहा है लोगों से बात करने का, 5 साल के बाद हमें मौका मिल रहा है कि हम लोगों के बीच में जाएं, अपनी पार्टी की बात रखें, अपनी बात रखें, उनसे इंटरैक्ट करें, उनका हाल जाने, उनके तासुरात जाने। तो ये इस लिहाज से ये इलेक्शन जो है काफी मुख्तलिफ। शादाब, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपने कैंडिडेट से भी बात की, आपने फॉर्मर सीएम महबूब मुफ्ती से भी बात की, कई सारे फॉर्मर लीडर्स के साथ, फॉर्मर मिनिस्टर्स के साथ आपने बात की। मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें जनरली, जब दफा 370 की मनसूखी हुई 5 अगस्त 2019 के बाद, तो ज्यादा कुछ नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज के पास बोलने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए लोगों के पास। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी मैनिफेस्टो को लेकर जनरली, इन सब पार्टीज के पास ऐसा क्या था जो ये लोगों के पास लेकर चले गए। देखिए जहांगीर साहब, जम्मू कश्मीर में जब हम देखते हैं, खासतौर पर कश्मीर की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे जहन में आती है, वो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों पार्टीज का अगर आप इस इलेक्शन में देखेंगे, जो बयानबाजियां हैं, जो इनकी कैंपेनिंग के टाइम पे इनकी तकरीरें रही है, स्पीचेस रही है, लोगों से इंटरेक्शन रही है, ऑलमोस्ट सेम। दोनों ने 370 की बात की, दोनों ने ये कहा कि ये इलेक्शन बिजली, पानी, सड़क की नहीं है, ये इलेक्शन जो है हम अपनी शनाख्त के लिए, अपनी खोई हुई आइडेंटिटी के लिए, जो चीज हमारे साथ 5 अगस्त 2019 में हुई है उसको वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन अलग लड़ रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि गुप्कार अलायंस के साथ थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ वो हम नहीं कह सकते हैं, न जानते हैं, लेकिन अलग हो गए। लेकिन दोनों की जो पार्टी लाइन बातें जो थी बिल्कुल सेम थी। दोनों ने ये बात की कि हमें 370 के लिए लड़ना है।
उमर अब्दुल्ला ने तो ये भी कह दिया कि स्टेटहुड का तो वादा ऑलरेडी होम मिनिस्टर ने किया है, तो स्टेटहुड पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, हमें स्टेटहुड से बड़ा सोचना है, हमें 370 की बात करनी है। फिर इसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया अलायंस का पार्ट बनी, उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सेंटर में इंडिया अलायंस की हुकूमत आती है तो हम कम से कम लैंड राइट प्रोटेक्शन, जॉब राइट प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ लाएंगे। उसके बरक्स कुछ और पार्टीज भी जम्मू कश्मीर में थी जिन्होंने कहा कि हमें डेवलपमेंट करनी है, जिन्होंने कहा कि पिछले 30 साल में हमारे साथ काफी कुछ हुआ है, इकोनॉमिकली हम वीक हो गए हैं, हमारे पास नौकरियां नहीं है, डेवलपमेंट खास नहीं हुई है, तो वो उस मकसद पे बात करते थे। उनका मकसद वो था, वो तो कैटेगोरिकली कहते थे कि 370 वापस आने वाला नहीं है, तो 370 पे बात करने का कोई फायदा नहीं। उनका इल्जाम ये रहता था कि एनसी के 3 MP थे लोकसभा में, जब इन्होंने तब बात नहीं की तो अब ये क्या बात करेंगे। तो ओवरऑल जो बड़ी दो पार्टीज है, कश्मीर की मैं बात करता हूँ, उनका जो पार्टी लाइन, उनकी जो बातें थी वो 370 के अराउंड थी, उनकी जो बातें थी वो 5 अगस्त 2019 के अराउंड थी। लेकिन जो उसके अलावा कुछ पार्टी थी, उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या DPAP है, वो यूजुअली डेवलपमेंट। सजाद लोन साहब ने तो ये भी कहा कि 370 मेरे दिल के बड़े करीब है, लेकिन फिर ने ये भी कहा कि हम उसे वापस नहीं ला सकते। तो उनका थोड़ा सा पॉलिटिकल गेम डिफरेंट था। वहीं जब हम इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, सिर्फ जो बातें होती थी वो बात ये रहती थी कि हमारे जो वालिद साहब है उनके बेटे कैंपेन करते थे, हमारे जो वालिद साहब है वो जेल में है, उनकी रिहाई के लिए ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। उनका मकसद ये है कि उन्हें लगता है, उन्हें उम्मीद है कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो उनकी रिहाई हो जाएगी, वो बाहर आएंगे और एक कनेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद उनकी बात ज्यादा बेहतर कर पाता है कि वो ये समझ पाएंगे कि 5 साल जेल में गुजारना कैसा होता है, UAPA के अंडर बंद रहना कैसा होता है। तो वो तमाम उन लोगों के लिए बात कर पाएंगे जो UAPA के अंडर बंद है, PS से लगा है, जेलों में बंद है, जो कश्मीर के लोग हैं। तो एक इमोशनल कनेक्ट। अब इससे पहले मैं अबरार रशीद पे आ जाऊं और आज के रिजल्ट्स के बारे में हम बात करें। जब आपने कहा कि सिमिलर लाइंस पे पार्टीज का मैनिफेस्टो था, जो यहाँ की मेन 2 रीजनल पार्टीज है, तो ये डिस्कॉर्ड हमें देखने को क्यों मिला? जब इंडिया अलायंस की बात हुई, यहाँ पर एक एग्रीमेंट था, तो एक डिस्कॉर्ड नजर आया, क्योंकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सटेंड सपोर्ट किया कांग्रेस को जम्मू में, सिमिलरली कांग्रेस ने यहाँ पर कश्मीर में सपोर्ट किया, बट जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात आई तो वो खफा हुए, उन्होंने एक्सप्रेस रिजेंटमेंट किया कि उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड आपको भी देखने को मिला होगा। तो ऐसा क्यों? अगर मैनिफेस्टो सिमिलर लाइंस पे था, आपको क्या लगता है कि ऐसा डिस्कॉर्ड क्यों हुआ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन शायद अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए हुआ हो, आपसी तनाव रहा हो कुछ, क्योंकि पहले जैसे हमने पहले भी कहा कि गुपकार अलायंस थी, उसमें तमाम पार्टी साथ थी, फिर वक्तन फवक्तन पहले अलग होते गए, सबसे पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस से निकली, फिर आहिस्ता आहिस्ता DDC पोल्स में हमने देखा कि ये साथ थे। उसके बाद लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि महबूबा जी ने कहा कि, महबूब मुफ्ती का कहना था कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया। वहीं उमर अब्दुल्ला का बयान आता है कि हमने डिसाइड किया था कि ऑलरेडी जहां जो जीता हुआ है उसे ही सीट मिलेगी। तो ये जो डिवीजन हो गया इनकी वजह से, तो ये डिवीजन अगर नहीं होता तो शायद एक सिनेरियो आपको डिफरेंट देखने को मिलता। लेकिन हाँ, जब हम ग्राउंड की बात करते हैं, पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ग्राउंड में जाना। जब हम कैंपेनिंग में देखते हैं, आपके जो सपोर्टर्स होते हैं जरूरी नहीं है वो आपके वोटर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैं समझा हूँ, क्योंकि रैलीज में लाखों लोग भी आते हैं, हजारों लोग भी आते हैं, लेकिन वो तमाम आपके वोटर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ दूसरी पार्टी के लोग भी आते हैं। तो इसमें अगर ये शायद साथ होते, जो कि नहीं हुआ, तो हम उसमें कुछ कह भी नहीं सकते, उनके इंटरनल फैसले, तो शायद मेरे हिसाब से सिनेरियो डिफरेंट होता। आप इमेजिन करें एक सिचुएशन जहां उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एक ही स्टेज से तकरीर कर रही है और एक ही आवाम को खिताब कर रही है, तो सिनेरियो डिफरेंट रहता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, डिवाइड हो गए, वोट डिवाइड हो जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम अभी भी देखते हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 NCPDP ही है 2 सीट पे, श्रीनगर और साउथ कश्मीर में, तो ये दोनों वोट एक साथ आ जाते हैं। अभी मियां अल्ताफ तकरीबन 5.25 लाख वोट ले चुके हैं, महबूब मुफ्ती 2.5 लाख के करीब वोट लिए, तो ये दोनों वोट एक ही शख्स को मिलते हैं, तो ये 8 लाख के करीब वोट बनते हैं, तो जो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। लेकिन डिवीजन हुआ, लेकिन जब हम मैनिफेस्टोज की बात करते हैं, जब हम बयानबाजियां देखते हैं, वो बिल्कुल सेम थी। अगर आप एनालाइज करेंगे इनके बयान, तो ऑलमोस्ट 90% सेम थे। इस बार उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम अक्सर देखते हैं इलेक्शंस में एक दूसरे पे तंज किए जाते हैं, ताने कसते हैं, वो नहीं हुआ, उस मैसिव लेवल पे नहीं हुआ। हाँ, कई हुआ, छोटी मोटी लेवल पे हुआ, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ। मेन दोनों का मकसद ये था कि ये लोगों को कहते थे, वहीद परा ने अपनी एक जलसे में कहा कि
आप मुझे अगर वोट नहीं देना चाहते ना दे, लेकिन वोट जरूर दे। तो एम्फेसाइज ये वोट देने पे करते थे, क्रिटिसिज्म नहीं रहा, क्रिटिसिज्म बहुत कम रहा कि आप बाहर निकले और वोट दे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और इसका रिजल्ट हमने आज देखा। शादाब, मैं आज जो इंतखाबात थे उनके रिजल्ट आज आने वाले थे, आप भी सुबह से SKICC में थे, ऑन ग्राउंड थे, हम भी थे। आज के जो रिजल्ट्स, जो जिसमें से सरप्राइज पैकेज जो नॉर्थ कश्मीर से आया, जहां पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बैटल जो उन्होंने, और ही वाज द फर्स्ट वन जो उन्होंने कंसीड की डिफीट, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन ने, उन्होंने भी कंसीड की डिफीट। सरप्राइज पैकेज था, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। कुछ ही दिनों की कैंपेन और जेड लीडर के फर्जन जो है जिस तरीके से कैंपेन की, वो इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनर। दो ऑफिशियल तो अनाउंसमेंट नहीं हुए, बट इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनर। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, हाँ, आपने जैसा कहा कि सबके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि जब अब उमर अब्दुल्ला को वहां देखते थे अर्लियर, हमने जब सबने इलेक्शन शुरू हुए थे तो हम सबको लगता था नॉर्थ कश्मीर की बैटल उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन के बीच में, क्योंकि दो प्रोमिनेंट कैंडिडेट थे, बड़े कैंडिडेट थे। सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है, उमर अब्दुल्ला NC के वाइस प्रेसिडेंट है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। इवन ये भी एंटिसिपेट किया जाता था, आई एम सॉरी टू कट यू डाउन, ये एंटिसिपेट किया जाता था कि फयाज साहब जो है PDP के, वो शायद तीसरे नंबर पे है। इंजीनियर रशीद की तो बात ही कहीं पर नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो कैंपेनिंग हुई, उसके बाद जो अबरार रशीद या उनके दूसरे फसर उन्होंने कैंपेनिंग की, वो विद इन लेस देन ए मंथ जो वो कैंपेनिंग हुई, 1 महीने 25 दिन में सारा सिनेरियो चेंज हो गया। मास लेवल पे लोग उनके साथ जुड़े। हमने देखा कि जब हम उनसे मिले थे तकरीबन रात के 12:30 बजे भी अलग अलग इलाकों से लोग उनके पास आए थे। तो एक सेंटिमेंट है, जो वो सेंटिमेंटल वोट होता है, एक इमोशनल कनेक्ट होता है, वो काफी ज्यादा था उनके साथ। तो ये एक सरप्राइज था हम सब के लिए, क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का हारना बड़ी बात होती है यूजुअली। एक बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, फॉर्मर MP रहे हैं, सेंटर में भी MOS रहे हैं, स्टेट में CM रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन लोगों का कनेक्शन, लोग आपको सरप्राइज हमेशा करते हैं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन वोटर, कि एट द एंड आप वोट किसको दे रहे हैं वही जीतेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। आप जिसको मर्जी उसको जिता सकते हैं, जिसको मर्जी उसको हरा सकते हैं। ये एक वोटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जहां है वहां वोटर से पावरफुल कोई भी नहीं। यहाँ पर और एक पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट है, और सजाद लोन ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि उनके लिए जीत माने नहीं रखती है, उमर अब्दुल्ला का हारना माने रखता है, क्योंकि वो आउटसाइडर भी है। ये अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए थे, टूरिस्ट का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने ही सजाद गनी लोन से ज्यादा वोट हासिल किए है। बिल्कुल, अगर हम इसको देखेंगे, सबसे पहले जब उमर अब्दुल्ला ने वहां से नॉमिनेशन फाइल किया तो सबसे पहले उन्हें टूरिस्ट कहा गया कि श्रीनगर में रहते हैं, नॉर्थ कश्मीर से कैसे लड़ेंगे। उसके बाद कई सारे तंज मज़ा का वो हमने माहौल देखा वहां होता था PC और NC के बीच में। लेकिन आज का जैसा आपने कहा कि दूसरे नंबर पे अभी भी उमर अब्दुल्ला है। हाँ, बेशक वो एक बहुत बड़े मार्जिन से हारे, तकरीबन अभी 2 लाख से जायद की लीड है जो हम देख रहे हैं इंजीनियर रशीद ने लिए, बहुत बड़ा मार्जिन है। और जब हम इनसे मिले थे, इंजीनियर रशीद के फर्जन से और इंजीनियर रशीद के सपोर्टर्स से, तब इन्होंने कहा था कि जीत तो हमारी पक्की है। इतने कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने कहा था कि जीत हमारी पक्की है, लेकिन हम जीतना तकरीबन 2.5 लाख के मार्जिन से चाहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि 2,10,000 के आसपास ही पहुंच गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है एक ऐसे लीडर के लिए कि जो जेल में बंद है पिछले 5 साल से, और वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा रहा है। यहाँ पर मैं शादाब, अब हम रुख करेंगे यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर की ओर अगर हम बात करें, यहाँ पर भी बड़ी अटकलें लगाई जाती थी कि जम्मू कश्मीर जो नई पार्टी अपनी पार्टी बनी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो उनके कैंडिडेट यहाँ से कॉन्टेस्ट कर, शायद वो मतलब एक बेंचमार्क सेट करेंगे। लेकिन जब ऐसे जैसे भी अभी काउंटिंग प्रोसेस अभी भी अंडरवे है, अभी नताइज सामने नहीं आ रहे, आगा सईद रोहिल्ला इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनर, और सेकंड रनर पर वहीदुर रहमान पर्रा, वो भी जो है साउथ कश्मीर से आकर यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने कॉन्टेस्ट किया। कैसे देखते हैं? डिलिमिटेशन के बाद जब हम देखते हैं, बात करते हैं, डिलिमिटेशन के बाद पुलवामा जो है वो श्रीनगर का हिस्सा बन गया, तो वहीदुर रहमान पर्रा जो है पुलवामा के रेजिडेंट है। उसके बाद अशरफ मीर की, जैसे आपने बात की अपनी पार्टी की, अगर हम आज देखेंगे कि अशरफ मीर तकरीबन अभी 60-70 हजार वोट ले चुके हैं, 1 लाख भी उन्होंने जो मार्जिन पास नहीं किया, और आगा रूहुल्लाह भी 1,80,000 की लीड के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी लीड है जी। आगा रूहुल्लाह के बारे में शुरू में ऐसा कहा गया था कि वो नॉर्थ कश्मीर से लड़ेंगे, फिर बाद में उनको श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती है। आगा रूहुल्लाह की एक अलग पर्सनालिटी है, शायद उस वजह से भी लोग उन्हें चाहते हैं, क्योंकि अक्सर उनके बारे में बात करते थे लोग कि ये पार्टी से ऊपर निकल गए हैं। जब भी कुछ हालात खराब होते थे, कम अज कम वो शख्स ट्वीट आके करता था, तो लोगों को
जो लोग हैं वो शायद कुछ चीजें देखते हैं तभी वोट करते हैं। हाँ, फिर चाहे वो इमोशनल कनेक्ट हो, कुछ और कनेक्ट हो, कहीं पे रिलीजियस सेंटिमेंट होते हैं। आगरउल्ला का वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल शिया फैमिली से आते हैं, इनको लोग मानते हैं, शिया लोग इनकी काफी इज्जत करते हैं। तो हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इनको शिया वोट मिलते हैं। लेकिन जब हम श्रीनगर की बात करते थे, हम समझते थे, हमने भी ऐसा समझा था कि मार्जिन शायद कम होगा। वो शायद हम इसलिए समझते थे क्योंकि इसमें पुलवामा, शोपियान, राजपुरा जैसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जो वहीदुर रहमान या पीडीपी के लिए बहुत बेस्टन है, बेस्टन है उनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है और वो वहां से वोट गेन करेंगे। लेकिन आज का रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था, क्योंकि मैंने जैसा आपसे शुरू में भी कहा कि मेरे लिए ये इलेक्शन काफी साइलेंट इलेक्शन थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। मार्जिन की हमने बात की, हमें शुरू में अंदाजा था कि हाँ, अगर आगरउल्ला जीत भी जाते हैं मार्जिन शायद 30-40 हजार वोट करेगा। 1,80,000 बहुत बड़ा मार्जिन है। और जो बेंच मार्क की आपने बात की वो शायद सेट नहीं हुआ। मैं यहाँ पर श्रीनगर से होकर हम अनंतनाग राजौरी सेगमेंट की हम बात करें, वहां से भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और पीडीपी की प्रेसिडेंट जो है महबूबा मुफ्ती कॉन्टेस्ट कर रही थी। शी वाज फाइटिंग फॉर द पार्लियामेंट सीट और उनके जो कॉम्पिटिटर थे वहां पर मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जफर इकबाल मनाज जो थे अपनी पार्टी से। तो वहां पर भी एक सरप्राइज हमें देखने को मिला कि जो पीडीपी का जो बैस्टन है वहां पे अपना एक वोट बैंक है वो गैल बनाए सही तरीके से जो गालिबा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मियां अल्ताफ जो है स्पेशली जब डिलिमिटेशन कमीशन हुआ जो राजौरी और पुंछ बेल्ट है वो इस वाले सेगमेंट में जो है मर्ज हुआ और जो गुजर और बकरवाल कम्युनिटी का वोट है कहीं ना कहीं वो पिक्चर में सामने आए, जिसकी वजह से हमें आज 5 लाख से ज्यादा वोट जो है मियां अल्ताफ ने गार्नर किए हैं। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें एक नैरेटिव सेट हो गया है कि साउथ कश्मीर जो है पीडीपी का हब है, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद ये साउथ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी वैसी बिल्कुल भी नहीं रही। पुलवामा इसमें से निकल गया, पांपोर इसमें से अलग हो गया, राजपुरा इसमें से अलग, पीर पंचाल के एरियाज ऐड हुए, और अच्छे खासे एरियाज ऐड हुए। काफी तकरीबन 7 से 8 पार्लियामेंट्री ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो इसमें ऐड हुई, जो कि बहुत बड़ा वोट बनता है। और पीर पंचाल यूजुअली अच्छे नंबर्स में वोट करता है, 60-70% के वोट पड़ते हैं। और मियां अल्ताफ को उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाना एनसी का मास्टर स्ट्रोक माना जाता है, क्योंकि मियां अल्ताफ जो है न सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर है, एक स्पिरिचुअल लीडर भी है। इनकी फैमिली की बहुत बड़ी रिलीजियस लेगेसी रही है। इनके वालिद साहब जो थे वो भी काफी बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस इलेक्शन में, क्योंकि जब आप पुंछ राजौरी की बात करते हैं तो गुजर बकरवाल जैसे आपने कहा इस कम्युनिटी के एक बड़े वोट आते हैं, पहाड़ी वोट आते हैं, और वो सारे जो है एक पीर मुरीदी वाला सिस्टम है, तो वो वोट उनको मिलने थे। उसके बाद कुछ ऐसे इलाके भी है साउथ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने स्ट्रांग भी है, चाहे फिर वो पहलगाम हो, कोकरनाग हो, टूरू हो। और उसके साथ साथ इंडिया अलायंस के कैंडिडेट भी थे, तो जहां जहां कांग्रेस स्ट्रांग है वो भी इन्हें सपोर्ट कर रही थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है जब एक जगह मिल जाते हैं तो मियां अल्ताफ की जीत जो थी लाजमी थी। हाँ, अब इधर जो आप लीड आप देख रहे हैं वो लीड तकरीबन 3 लाख की लीड है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। इससे पहले 3 लाख टोटल वोट कास्ट होते थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज यहाँ 3 लाख की लीड ली रही है। तो महबूब मुफ्ती का हारना जीतना, जैसा उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जो ये लीड है इतने बड़े मार्जिन से हारना है। पिछली बार भी महबूबा मुफ्ती तीसरे नंबर पे आई थी, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हसनैन मसूदी जीते थे, लेकिन तब मार्जिन इतना बड़ा नहीं था। आज जो जीत का मार्जिन है ये काफी बड़ा है और जो काफी सरप्राइजिंग है हमारे। इससे पहले हम जम्मू की ओर रुक करें, शादाब मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बीजेपी जिनके अलाइज थे यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे वो कश्मीर में नजर नहीं, उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। हालांकि जब इसी अनंतनाग राजौरी सेगमेंट के जो वो पोलिंग डेट थी वो पोस्टपोन की गई थी और उसमें जो रिकमेंडेशन जो लेटर थी वो बीजेपी की तरफ से ही थी, ऑल्दो वो पार्टी जो थी वो कॉन्टेस्ट नहीं कर रही थी। बीजेपी का ना होना ऑन ग्राउंड, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस चीज को लेकर? उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया कश्मीर से। बीजेपी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया, वो पार्टी का फैसला है, जैसा उन्होंने भी कहा कि हाईकमांड का फैसला है। लेकिन अगर बीजेपी शायद ग्राउंड में आती तो वोटिंग जो टर्नआउट है मेरे हिसाब से, जैसा हम अपने न्यूज रूम में समझ पाए हैं, तो वोटिंग टर्नआउट जो है और बेहतर होता और बढ़ सकता था, उसके चांसेस है। लेकिन हाँ, उन्होंने इशारों में भी कहीं सीधे शब्दों में भी ये कह दिया कि हम कहीं पीसी को सपोर्ट करें, कहीं अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, और उसका नतीजा आप आज देख भी सकते हैं। अगर आप अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे, जफर इकबाल मनहास ने जो वोट लिए हैं वो तमाम वोट अपनी पार्टी के नहीं है, क्योंकि उसमें पुंछ राजौरी का भी एक हिस्सा है और बीजेपी का सपोर्ट कहीं ना कहीं उनका हेल्प कर ही रहा है। 1 लाख से ज्यादा वोट जफर इकबाल मनहास भी ले चुके हैं। तो बीजेपी का ना होना तो पार्टी का फैसला है, लेकिन बीजेपी अगर होती भी तो शायद उतने वोट नहीं ले पाती, लेकिन वोटिंग टर्नआउट काफी बेहतर हो सकता है। मैं यहाँ पर आप बात शादाब जम्मू
की करना चाहूंगा और उधमपुर की करना चाहूंगा। हालांकि कंटेम्पलेशन ये था कि गालिबन जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है या जुगल किशोर शायद वो इस बार मार्क नहीं कर पाएंगे, जो चौधरी लाल सिंह है और रमन बल्ला है शायद ही वो इस टाइम पे बाजी मार लेंगे जम्मू से। लेकिन जब अर्ली ट्रेंड शुरू हुए, जितेंद्र सिंह जो थे काफी ज्यादा लीड कर रहे थे, जुगल किशोर भी गालिबन जम्मू कश्मीर से हाईएस्ट वोट्स शेयर जो अभी तक है 6 लाख से ज्यादा वोट्स जुगल किशोर ने हासिल किए हैं। तो जम्मू में बीजेपी जो है सीट्स हासिल करना, फिर से रीगेन करना जो कि ऑलरेडी एमपी थे, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि वो रीगेन उन्हें वापस किया और चौधरी लाल सिंह जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे, दोनों वहां पे एनसी का भी सपोर्ट था, वो नहीं बेंच मार्क कर पाए सही तरीके से वहां पे, और बीजेपी वापस उस जम्मू वेस्टर्न और उधमपुर वेस्टर्न को वापस कैप्चर कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? ये दो कॉन्स्टिट्यूंसीज है। सबसे पहले हम जम्मू की बात करते हैं जहां जुगल किशोर है और रमन बल्ला उनके ऑपोजिट है। जम्मू हमेशा से बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जम्मू से पिछले 2 टर्म्स में भी जुगल किशोर सेम एमपी रहे हैं और पिछले 10 साल जो एमपी रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता है उसका। लेकिन इस बार ऐसा ख्याल था कि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है, रमन बल्ला है, वेटरन लीडर है, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट है, लेकिन फाइट नहीं दे पाए, उस लेवल पे नहीं आ पाए और अच्छे खासे मार्जिन से अभी ट्रेल कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 लाख के आसपास जो है वोट जो है ट्रेल कर रहे हैं। लेकिन जब उधमपुर की हम बात करते हैं, जब हम कठुआ वाली बेल्ट की बात करते हैं, उसमें लाल सिंह को इसलिए स्ट्रांग माना जाता था क्योंकि लाल सिंह खुद कठुआ के हैं। लाल सिंह ने इससे पहले देखा था वो एक हिंदू बेस कुछ पार्टी अपनी एक बनाई थी, राजपूत टाइप पार्टी बनाई थी, तो एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं उसका, जिसमें वो राजपूत मंच सभा ऐसे करके कुछ था। तो लाल सिंह का अपना स्ट्रांग होल्ड अच्छा है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चिनाब रीजन भी आता है जहाँ पे अच्छा खासा मुस्लिम वोट शेयर भी आता है, तो इसलिए समझा जाता था कि जितेंद्र सिंह जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनको काफी अच्छी फाइट मिलेगी, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन रहेगा, क्योंकि दोनों काफी स्ट्रांग थे, क्योंकि मुस्लिम वोट शेयर अच्छा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट था। चिनाब वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक ठाक मजबूत है, कांग्रेस ठीक ठाक मजबूत है चिनाब वैली में। उसके साथ साथ कुटवा या उधमपुर के कुछ पॉकेट्स हैं वो भी कांग्रेस के लिए सपोर्ट है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है वो हम सबके सामने है, वो भी 1.5 लाख या 1.25 लाख के आसपास जो है लीड ले चुके हैं। अब इसमें एक और फैक्टर है जो डीपीएपी के कैंडिडेट है, उन्होंने ज्यादा वोट तो नहीं लिए, लेकिन कुछ वोट जो उनके हिस्से में भी आए हैं, शायद अगर वो कैंडिडेट नहीं होते तो वो 10-20 हजार 30 हजार वोट जो है वो भी लाल सिंह की तरफ ही आते। इससे पहले हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें, इस एनालिसिस का, हम आखिर में बात करेंगे लद्दाख की, जहां पर एक काफी कंफ्यूजन रहा। पहले हाजी हनीफा ने पहले कॉन्टेस्ट किया एज ए ज्वाइंट कैंडिडेट, जब वहां पर कारगिल के यूनिट ने ये डिसाइड किया कि उन्हें वो कॉन्टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद इंडिया अलायंस के एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें कहा गया कि नहीं जी आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, और कांग्रेस के कैंडिडेट सिरिंग नामग्याल को अपॉइंट किया गया। हाजी हनीफा ने इंडिपेंडेंट फाइल अपने कागजात किए और आज जो इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनर, वो इंडिपेंडेंट जो डिफेक्टो कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आज वही इमर्ज हो रहे हैं एज ए विनर। कैसे देखते हैं लद्दाख सिनेरियो को भी? देखिए, लद्दाख इस बार काफी डिफिकल्ट रहा अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ बीजेपी की बात करते हैं। शुरू में बीजेपी के जो सिटिंग एमपी थे, पिछले 5 साल से जो एमपी थे, उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलता। उसके बाद एक नया कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। उसके बाद इंडिया अलायंस बनती है, क्योंकि 3:3 का फैसला हुआ था 3 कश्मीर की सीट पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी और जम्मू और लद्दाख की 2 और 1 सीट पे एमसी जो है कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। इंडिया अलायंस का कैंडिडेट आता है, पहले ऐसी स्पेकुलेशन थी कि हाजी हनीफा जान को ही कैंडिडेट चुनेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। कोई और कैंडिडेट आया, लेह से आया। करगिल यूनिट की मांग थी कि कैंडिडेट जो है करगिल से हो, फिर चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि हाजी हनीफा जान हो, लेकिन करगिल से हो, तो वैसा नहीं हुआ। तो एन मास रेजिग्नेशन हमको देखने को मिली, जिसमें करगिल के तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट ने मास रेजिग्नेशन की और हाजी हनीफा जान को जो वहाँ के सारे बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ज्वाइन की, उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया। लेह के वो डिवाइड हो गए, लेह के जो बुद्धिस्ट पोस्ट थे वो डिवाइड हो गए बीजेपी के कैंडिडेट और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के बीच में। और करगिल के वोट इस बार यूनाइटेड रहे, वो तकरीबन 80 से 90% वोट जो है हाजी हनीफा जान को ही पड़े हैं करगिल में, जिसकी वजह से वो इस लेवल पे इमर्ज हो गए हैं एज ए लीडर करगिल में। तो ये काफी लंबे टाइम के बाद होगा, लंबे अरसे के बाद होगा कि करगिल से कोई कैंडिडेट जो है जाएगा और वो पार्लियामेंट में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब। तो ये थे मेरे साथी और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कश्मीर लाइव, जो मुसलसल इन दिनों में कंटिन्यूअसली ऑन ग्राउंड रहे, और आज भी जैसे वोटिंग अंडरवे अभी भी है और अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुई किस कैंडिडेट ने कहां से जीता है, लेकिन जो ही शाम ढलेगी अनाउंसमेंट हो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कौन से कैंडिडेट ने कहां से जीत हासिल की। आने वाले वक्त में ये देखने वाली बड़ी बात होगी